तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के मॉडल पेपर संख्या 5 को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम आपको ऑलरेडी 4 मॉडल सेट कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज हम लोग 5वां मॉडल सेट संख्या देखेंगे, जिसमें कुल 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और जितने सारे भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे, तो एक भी क्वेश्चन इधर उधर से आपका नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही रहेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, जिस भी क्वेश्चन का आंसर, तो साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन का आंसर हम भी बताते चलेंगे। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं और आपको पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किनकी रही थी, बताइए। पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पहला का ए नंबर से ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रही थी, इसलिए पहला का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है, बताइए। दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मुंडा भारत की ही एक जाति है, इसलिए दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? नख कहने का मतलब नाखून होता है, तो वह कौन सा देश है जहां के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे? तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे, तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है, बताइए। चीन में है कि जर्मनी में कि नेपाल में कि जापान में, जहाँ पर कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था? तो बताइए हिरोशिमा कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिरोशिमा जापान में है, चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि जो आपके हिंदी में पढ़ना है, जो शीर्षक है आपके हिंदी के कहानी का, नागरी लिपि, तो बताना है कि नागरी लिपि शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि नागरी लिपि किनके द्वारा लिखा गया है? तो बताइए 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, या फिर जानते भी होंगे कि नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है, 5वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है वह किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी से कि भारतीय लिपियों की कहानी से कि अक्षर कथा से, कि इनमें से कोई नहीं? छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से ही नागरी लिपि शीर्षक पाठ को लिया गया है, छठा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? 7वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मराठी भाषा का भी लिपि देवनागरी ही है। जिस प्रकार से हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार से मराठी भाषा का लिपि भी देवनागरी ही है, 7वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खाने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कि कहानीकार के भाई ने, कि कहानीकार के रिश्तेदार ने, कि कहानीकार के साले ने? 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोगों को पता होगा कि कहानीकार के रिश्तेदार ने ही रुपये खाने का प्रपंच नौकर के ऊपर लगा दिया था कि मेरा 11 रुपया इसने चुरा लिया है, इसलिए 8वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि रुपये खाने का प्रपंच कहानीकार के रिश्तेदार नहीं लगाया था। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, रफाल, लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? ठीक है, रफाल, लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, कि फ्रांस की, कि इटली की, कि यूनान की? 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, रफाल, लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो इटली की देन है, 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? नटरंग पत्रिका जो संपादित होता है उसका संबंध किससे है? नाटक से है, कि खेल जगत से है, कि कहानी से है, कि रंगकर्म से है? 10वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, नटरंग पत्रिका का संबंध रंगकर्म से है। देखिए इसमें भी रंग लगा हुआ है और यहाँ पर जो रंगकर्म लिखा हुआ है इसमें भी आगे रंग लगा हुआ है, यानी कि रंग रंग मिल जाएगा, इसलिए नटरंग पत्रिका का संबंध रंगकर्म से है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिन तक रहे थे? अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिन तक रहे थे? 19 दिन, की 7 दिन, की 1 महीना, की 20 दिन?
11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी लोगों को पता होगा, हम आपको पढ़ाए हैं इस चीज़ को कि अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुंज में 19 दिन तक ठहरे थे। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह कथन किनका था? बताइए। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह कथन जो है वह किनके द्वारा कहा गया था? 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 12 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि यह कथन पिताजी का था। 12 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पिताजी नहीं कहा था कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। चलिए, और आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ऐसा बात तो पिताजी ही बोल सकते हैं, इसके अलावा तो कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि पिताजी ही अपने बच्चों को डांटते हैं, अपने नौकर को डांटते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का निधन कितने ईस्वी में हुआ था और कितने तारीख को हुआ था? 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 अगस्त 2006 ईस्वी को बिस्मिल्लाह खां का निधन हो गया था। ठीक है, आप लोग को डेट ध्यान रखना है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 को हो गया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी के दृष्टि में उदात्त नहीं बल्कि यहाँ पर उत्तम होगा। गांधी जी की दृष्टि में उत्तम और सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है? बताइए। अहिंसक प्रतिरोध है कि अक्षर ज्ञान है कि अनुवाद है कि अंग्रेजी की शिक्षा है? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि गांधी जी की दृष्टि में उत्तम और सबसे बढ़िया शिक्षा अक्षर ज्ञान है। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? शगुन भक्ति धारा की, निर्गुण भक्ति धारा की, राम भक्ति धारा की, श्री कृष्ण भक्ति धारा? बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी या फिर कितने ईस्वी में हुई थी? बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा हम वीडियो अपलोड करेंगे तो चलिए 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए थे। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए थे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुन की, निर्गुण की, नौगुण की, सहस्त्र गुण? जिस प्रकार से आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि गुरु नानक की भक्ति निर्गुण भक्ति धारा थी, उसी प्रकार के रसखान के बारे में पूछा जा रहा है कि रसखान की भक्ति कैसी थी। 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा रसखान सगुन भक्ति धारा के कवि थे, यानी कि 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है रसखान सगुन भक्ति धारा और गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और देखने के पहले हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं कि जैसा कि हम हर एक वीडियो में आपको कहते हैं कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स करिए कि दिन भर में हमको क्या करना है और क्या पढ़ना है, और उस टारगेट को अचीव करने में आप पूरा दिन लगा दीजिए। जब तक टारगेट पूरा नहीं होता है आप लोग चैन का सांस मत लीजिए, चैन से मत बैठिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में सिर्फ 1-2 महीने का टाइम महज बच गया है। इसलिए आप लोग को अब लापरवाही नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, आपका जीवन धीरे धीरे ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। तो 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? ठीक है, प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो 19वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि जो लोग हैं धीरे धीरे अंग्रेजी में ढले जा रहे हैं, मतलब कि अंग्रेजों की तरह देहस्की करने लग गए हैं। इसलिए 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज भारतीयता ही दिखाई नहीं पड़ती है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? जीर्ण जनपद किनके द्वारा लिखा गया है या फिर जीर्ण जनपद किनकी कृति है? बताइए, प्रेमघन की, कि श्रीधर पाठक की, कि राम नरेश त्रिपाठी की, कि नागार्जुन की? 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा जीर्ण जनपद प्रेमघन की कृति है। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रेमघन के द्वारा ही लिखा गया है जीर्ण जनपद। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? ठीक है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता
किस छंद में है, चौपाई में है कि दोहा में है कि सोरठा में है कि छपै में है, बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो स्वदेशी कविता है वो वह दोहा के माध्यम से लिखा गया है, यानी कि दोहा है। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शरबिंदु हासनी कौन है। ठीक है, 22वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि शरबिंदु हासनी कौन है, जनता है कि प्रजा है कि माता है कि भारत माता। 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत माता को यहाँ पर शरबिंदु हासनी कहा गया है। 22 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया। भारत सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा अलंकरण यानी कि कौन सा पुरस्कार प्रदान किया। अलंकरण कहने का मतलब होता है कि कौन सा पुरस्कार प्रदान किया, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दिनकर को पद्म विभूषण दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति आगे की है। कौन सी कृति अज्ञे जी की है, यानी कि जो आगे कविता है उनकी कौन सी कृति है, बताइए। निश्चित है कि सुबह का तारा है कि अरे यायावर रहेगा याद और गुंजन, बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अज्ञे जी की कृति है अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, बताइए। एक वृक्ष की हत्या किनके द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, तो कुंवर नारायण। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दुष्चक में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, दुष्चक में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, यानी कि जब बीरेन डंगवाल दुष्चक में सृष्टा पुस्तक लिखे थे तब उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दुष्चक में सृष्टा को लिखने पर। ठीक है, यानी कि जब दुष्चक में सृष्टा पुस्तक वो लिखे थे तो इसके बदले में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन आपका व्याकरण से है और यहाँ के बाद से लगातार आपसे व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो तलाबिश होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए स 3 प्रकार के होते हैं, तलाबिश, डंटिश और मूर्धन्य, लेकिन यहाँ पर आपसे तलाबिश के बारे में पूछा जा रहा है कि तलाबिश का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो उच्चारण स्थान वाला क्वेश्चन है हर एक साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस पर एक अलग से वीडियो आपको बना करके अच्छे तरीके से समझा दें। बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तलाबिश का उच्चारण स्थान तालु होता है। यहाँ से इस प्रकार से आप याद रखिएगा, देखिए तलबिश यहाँ से भी शुरू हो रहा है त से और त से तालु, यानी कि आप लोग सोच लीजिएगा कि त से तालु और त से तलबिश है, इसका मतलब कि तलबिश का उच्चारण स्थान तालु होता है। चलिए 27 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पर दीर्घई ई है, हर्षई नहीं है, दीर्घई ई। ई का उच्चारण स्थान क्या है, मुंह है कि मूर्धा है कि तालु है कि दांत है। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका भी तालु ही आंसर सही हो जाएगा कि ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। देखिए जब आपका जीभ कोई भी शब्द को आप बोल रहे हैं, कोई भी वर्ण को बोल रहे हैं, जब आपका जीभ ऊपर सट जाता है तो जो ऊपर में होता है ना उसी को तालु बोलते हैं। तो यदि आपका जीभ ऊपर में सट जाए कोई वर्ण को बोलते समय तो समझ जाइएगा कि उसका उच्चारण स्थान तालु है। यदि दांत सट जाए तो समझ जाइएगा कि उच्चारण स्थान दांत है। यदि जीभ हल्का बाहर आ जाए तो समझ जाइएगा कि इसका उच्चारण स्थान जीभ है। लेकिन आपसे यहाँ पर ई का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, तो जब हम लोग ई बोलते हैं तो हमारा जीभ ऊपर की तरफ सटता है, तो जैसे ही ऊपर की तरफ सटेगा समझ जाएंगे कि इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन संधि विच्छेद से है कि भवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। भवन का संधि विच्छेद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो बताइए भवन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भवन का संधि विच्छेद होता है भो जोड़ अन। ठीक है, भवन का संधि विच्छेद क्या होता है, भो जोड़ अन होता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से भवन का संधि विच्छेद होता है भो जोड़ अन, उसी प्रकार से पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा पो जोड़ इत्र। ठीक है, पो जोड़ इत्र बराबर होता है पवित्र। 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लघु शब्द दिया हुआ है, यदि हम लोग इससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लघु का भाववाचक संज्ञा लघुता भी होता है, लाघव भी होता है और लघुत्व भी होता है। इसलिए 31 का ए, बी और सी तीनों आंसर सही हो सकता है। लघु का भाववाचक संज्ञा लघुता, लाघव और लघुत्व तीनों होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय, पहाड़, यमुना और आम में कौन सा शब्द है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, गाय कहने का मतलब हो रहा है कि संपूर्ण जाति का बोध। पहाड़ कहने का मतलब कि दुनिया में जितने सारे भी पहाड़ हैं सभी का बोध हो रहा है। आम कहने का मतलब भी हो रहा है कि बहुत सारे आम का बोध हो रहा है। लेकिन दुनिया में जमुना नदी तो एक ही को न है, इसलिए जमुना नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। क्योंकि व्यक्तिवाचक में हम आपको बताएं कि किसी खास व्यक्ति या किसी खास वस्तु का बोध हो, किसी खास स्थान का बोध हो, तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। इसलिए 32 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन है जो सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम निम्नलिखित में कौन नहीं है। देखिए, ओवह हम लोग बोल रहे हैं तो ओवह किसी न किसी आदमी के लिए बोल रहे हैं, तो वह तो संज्ञा के बदले में आ गया, तो वह सर्वनाम हो जाएगा। यह बोल रहे हैं, यह भी संज्ञा के बदले में आ गया। हम लोग बोल रहे हैं तुम, यह भी संज्ञा के बदले में आ गया। लेकिन राम बोल रहे हैं तो राम तो संज्ञा ही है, इसलिए यह सर्वनाम नहीं हो जाएगा। इसलिए 33 का ए नंबर ऑप्शन राम सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो बताइए स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, यदि आप लोग स्वागत का संधि विच्छेद करेंगे ना तो हो जाएगा सु जोड़ आगत। ठीक है, तो सु इसका पहले लग गया, इसलिए इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है। 34 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, ठाकुर का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा। बताइए, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो आप लोग बोलचाल की भाषा में भी बोलते होंगे कि ठाकुर का ठकुराइन होता है, इसलिए ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ठकुराइन हो जाएगा। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सारे शब्द इससे मिलते जुलते हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ठकुराइन, यहाँ पर लिखा हुआ है ठाकुराइन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठकुराइन ही होता है। देखिए, यहाँ पर ठाकुर है तो आप लोग ऐसे मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पर ठाकुर है तो इसलिए यहाँ पर भी ठाकुराइन हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ठ पर आकार नहीं लगता है, सिर्फ ठ अकेले रहता है, इसलिए ठकुराइन हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, गायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि गायिका हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से। तो आप लोग लिखने में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। गायिका में जो या को उड़ाया जाता है वह हर्षिकार से उड़ाया जाता है, न कि दीर्घिकार से। देखिए, यहाँ पर दीर्घिकार से उड़ाया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, गायिका में या को हर्षिकार से उड़ाया जाता है। अब चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अभी आपको बता रहे थे ना कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो यहाँ पर बताइए रंगीली में कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रंगीली में ईला प्रत्यय लगा हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि गीली है तो लास्ट में ली लिखा हुआ है इसलिए हम लोग ली बोल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। रंगीली में ईला प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए, आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते होंगे कि अरे यार, ये तो काम बिगड़ ही गया, तब हाथ मलने से क्या फ़ायदा है। इसी को देहावत में कहावत भी कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसी प्रकार से हाथ मलने का मतलब होता है पछताना, कि जब कोई काम बिगड़ गया तो हाथ मलने का क्या फ़ायदा है, यानी कि पछताने का क्या फ़ायदा है। इसलिए 38 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। सूर्योदय से पूर्व का समय है, उसको क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 39 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहा जाता है। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन सूर्योदय के बाद का समय तो उसका गोधूली हो जाएगा। देखते हैं, आप लोग शाम होता हुआ तो बोलते होंगे कि गोधूली बेला हो गया। देखिए, इसमें हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं। आप लोग तो यहाँ तक समझ गए कि सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहा जाता है, लेकिन सूर्योदय के बाद का समय जो गोधूली बेला होता है तो इसको गोधूली क्यों कहा जाता है। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो बात यहाँ पर उठता है कि आप सभी लोग गाँव से ही बिलोंग करते होंगे। जितने सारे भी बिहार के लोग हमें करीब करीब
गांव से ही बिलोंग करते हैं, बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जो शहर में रहते हैं। तो जितने सारे भी गांव में स्टूडेंट रहते हैं सभी लोग जानते होंगे कि दिन भर गाय या भैंस चरने के लिए खेतों में जाता है, और जब बेर डूब जाता है तो क्या होता है कि गाय भैंस धूल उड़ाते हुए अपने घर की तरफ लौटता है। तो जो गौ के जो खूर होता है सबसे नीचे वाला, उससे धूल उड़ता है, इसलिए यहाँ पर इस समय को गोधूली कहा गया कि इसी समय पर गौ होता है जो धूल उड़ाते हुए अपने घर की तरफ, अपने मालिक के घर की तरफ लौटता है, इसलिए इस समय को गोधूली बेला कहा गया, यानी कि जो यह समय है वह गौ के लौटने का समय है। तो गोधूली कहने का मतलब यही होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्योदय के पूर्व का समय उषा काल और सूर्योदय के बाद का समय गोधूली बेला। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए, पहुंच गया यह कौन से क्रिया का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पहुंच गया मतलब कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। 40 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है। देखिए, अगर कोई काम हमारे बोलने के पहले हो चुका होता है उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह घर पहुँच गया, इसका मतलब कि जब हम किसी को बोल रहे हैं, जब किसी को बता रहे हैं कि वह घर पहुँच गया, मतलब हमारे बोलने के पहले से ही वह घर पहुँचा हुआ है। किसी को मान लिया कि 2:05 पर हम बता रहे हैं किसी को कि वह घर पहुंच गया है, इसका मतलब कि वह पहले से घर पहुंचा है, मतलब कि हमारे बोलने के पहले वह काम हो चुका है। तो यदि बोलने के पहले कोई काम हो चुका होता है उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो आप लोग पूर्वकालिक क्रिया मतलब समझ गए होंगे। तो आपके इस हिंदी के मॉडल सेट संख्या 5 में कुल यही 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस सेट में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताए, हमको लग रहा था कि सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए सारे क्वेश्चन थोड़ा हमको टफ लग रहा था, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए आप लोग करीब करीब इस वाले सेट को जरूर देख लीजिएगा। आज का वीडियो, आज का क्लास आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक इसे शेयर करिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे हो, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।